हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन कंपनी फर्स्ट क्लास। तो बच्चों 11th क्लास में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था कि एक अकेला बिजनेसमैन अगर एक बिजनेस रन करता है और वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, ये हमने 11th में किया था उसके फाइनल अकाउंट मेंटेन करके। 12th क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप से अपनी बुक को स्टार्ट किया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप रन करते हैं वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। और उसमें आपने सीखा था कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो मैक्सिमम नंबर है 50 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट अगर मुझे उससे भी बड़ा बिजनेस करना है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उस केस में पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं है। इन दैट केस वी हैव टू फॉर्म द कंपनी। तो ये जो बच्चों हमारा यूनिट है कंपनी, इसके अंदर हम 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशूड वेंचर और तीसरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी का जो एक जनरल डेफिनेशन अगर हम बात करें कि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having perpetual succession, separate and distinguished entity from its owner having a common seal। तो इस डेफिनेशन से क्या निकल के आया कि एक कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप में तो क्या था कि हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी, हम बिना पूछे अपने आप से पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते थे। बट यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लीगल ग्राउंड पे होता है। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग लोग हैं। तो कंपनी में भी वही है कि कंपनी के जो ऑनर हैं और जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो लोग अलग अलग हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, ये नॉर्मल सी बात है कि कंपनी कोई लिविंग बीइंग नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप में हमारा क्या था कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता था, किसी पार्टनर की अगर डेथ होती थी, तो उस केस में हमें पार्टनरशिप में चेंजेस करने पड़ते थे। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और आप वो शेयर्स किसी को ट्रांसफर करते हो, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रांसफर फ्रीली कर सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटीज, पार्टनरशिप में हमारी जो लायबिलिटीज थी वो अनलिमिटेड थी कि एक पार्टनर ने जितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी में जो उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटीज है, जितना पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया वहीं तक उसके लिमिटेड है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो ट्रांसफरेबिलिटी मतलब पार्टनरशिप में अगर मैं अपना शेयर किसी दूसरे को देना चाहता हूँ तो मुझे बाकी लोगों से पूछने की ज़रूरत होती थी। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास शेयर्स हैं तो मुझे बिना किसी से पूछे मैं किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर जो लोग पार्टनर थे वही नॉर्मली बिजनेस को मैनेज करते थे। बट यहाँ पर जो मैनेजमेंट और जो ऑनरशिप है वो अलग अलग होती है। जो ऑनर है वो जरूरी कि मैनेज करें। जैसे हमने बात करी थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वैसे ही चल रहा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग लोग हैं और हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो जरूरी कि मैं मैनेज करूँ, मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूँ। मैनेज करने वाले प्रोफेशनल लोग होते हैं और जो ऑनर्स हैं वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। कॉमन सील, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगती है और जो भी अथोराइज सिग्नेटरी होता है वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। अब कंपनी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो कंपनी हमारी 3 तरह की होती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और तीसरा पब्लिक कंपनी। जो 1% कंपनी है उसमें कोई भी जो इंडियन रेजिडेंट है वो इस कंपनी को फॉर्म कर सकता है। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि मैक्सिमम टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हो कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बेटर वर्जन है। और अगर आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा मेंबर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हो। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 200 की लिमिट होती है। बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जो प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स हैं वो अपने शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, तो इसके साथ कुछ अपनी लिमिटेशंस है। और तीसरा जो हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर सकती है और इसमें मेंबर की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम आपने बोला था 200 था
और प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने शेयर ऑफर नहीं कर सकती थी, बट जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकती है। तो ये हमारी बेसिकली 3 टाइप की कंपनी होती है। अब ये जो कंपनीज है पब्लिक से पैसा 2 तरह से इकट्ठा कर सकती है, या तो शेयर इशू करके या लोन लेके, यानी कि डिबेंचर इशू करके। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी शेयर इशू करके कैसे पैसा इकट्ठा करेगी। तो कंपनी जो पब्लिक को शेयर ऑफर करती है वो 2 तरह के शेयर होते हैं। एक हमारे होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरा हमारे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है? कंपनी इक्विटी शेयर अगर एक बार इशू करती है तो उसका पैसा कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी रिटर्न नहीं करती। जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेट होती है, तब जाके कंपनी इस पैसे को वापस करती है। तो आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो कंपनी तो मुझे पैसे वापस करने वाली नहीं है, तो मुझे अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप उस शेयर को ओपन मार्केट पे सेल करके पैसे कभी भी ले सकते हो। दूसरे टाइप के जो शेयर्स होते हैं दैट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हम लोग इशू करते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, और उस ड्यूरेशन के बाद कंपनी को उनका पैसा वापस करना पड़ता है। और एक दूसरा मेजर डिफरेंस है वो ये है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस के ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा फिक्स होता है। 10%, 15%, 8%, जो भी होगा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होगा। और उसके साथ हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड भी साथ में हम लोग मेंशन करते हैं। तो हमने कहा हमारे 2 टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी के लिए हमने बोला कि कंपनी अगर एक बार इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी उसका पैसा अपनी लाइफ में वापस नहीं करती, उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, और प्रेफरेंस के ऊपर हमारा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। अब प्रेफरेंस की भी हमारी 4 टाइप्स होती है। प्रेफरेंस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विद रेफरेंस टू डिविडेंड, विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी एंड विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। तो हमारी जो सबसे पहली टाइप है कि रेफरेंस टू डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो कंपनी शेयर होल्डर से पैसे लेके बिजनेस करती है, उसमें जो प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में जो डिवाइड करती है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। और ये डिविडेंड इक्विटी को भी मिलता है और प्रेफरेंस को भी मिलता है। तो अगर हमारा एक होता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कंपनी ने इस साल अगर डिविडेंड नहीं दिया और कंपनी अगले साल अगर डिविडेंड देगी तो कंपनी पिछले साल का डिविडेंड भी अगले साल देगी, दैट इज क्यूमुलेटिव। दोबारा सुन लो कि विद रेफरेंस टू डिविडेंड होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव में अगर कंपनी इस साल डिविडेंड नहीं दे पाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो अगले साल जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो पिछले साल का डिविडेंड साथ में देगी, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। और अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और कंपनी लास्ट ईयर अगर डिविडेंड नहीं दे पाई तो नेक्स्ट ईयर कंपनी सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड देगी, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कंपनी साथ में देने वाली नहीं है। विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, तो कुछ बच्चे पार्टिसिपेशन को इस पॉइंट से ले लेते हैं कि जो कंपनीज की मीटिंग में, कंपनी की अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दीज आर द पार्टिसिपेटिंग। जो नहीं कर पाते वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि जो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में, जो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दीज आर द पार्टिसिपेटिंग। और जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दे आर द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये थ्योरी में कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इसमें ध्यान आपको रखना है। तो पार्टिसिपेशन मीन्स who take part in excess profit, surplus profit। आपको एक बात पता है कि कंपनी पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देती है, फिर इक्विटी को डिविडेंड देती है, और प्रेफरेंस को बोल देती है कि अगर फिर भी हमारे पास कुछ सरप्लस बचा, कुछ प्रॉफिट बचा, तो हम प्रेफरेंस को कुछ परसेंटेज का डिविडेंड देंगे। तो अगर ऐसा है तो वो पार्टिसिपेटिंग होगा, और अगर नहीं है तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा। उसके बाद है रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है तो वो कन्वर्टेबल है, और अगर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो दीज आर द नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल का मतलब जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल है, और जो नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल है। रेफरेंस टू रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कि रीपेमेंट करना। तो पता है आज की डेट में प्रैक्टिकली कंपनी सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, ऑल्दो थ्योरी के पॉइंट से आपको दिया हुआ है कि रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल।
तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका पैसा कंपनी एक टाइम के बाद वापस कर देती है, वो रिडीमेबल है। जिनका पैसा कंपनी टाइम के बाद वापस नहीं करती, वो नॉन रिडीमेबल है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद बच्चों आता है कि कंपनी के फॉर्मेशन का हमारा प्रोसेस क्या है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और लास्ट में क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब कुछ लोगों को या ग्रुप ऑफ पीपल को ये ख्याल आता है कि हमें कंपनी शुरू करनी है, दे आर कॉल्ड द प्रमोटर्स। तो इस आइडिया को वो कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाके रजिस्ट्रार को रजिस्टर कराते हैं, तो दे आर कॉल्ड द प्रमोटर्स। तो जो लोग सबसे पहले मिलके कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द प्रमोटर्स। उसके बाद इस आइडिया को मटेरियलाइज करने के लिए उन्हें जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसको जाके रजिस्टर जब कराएंगे, यानी कि उनको जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, दैट इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन। तब जाके वो जो नाम था, जो नाम उन्होंने सोचा था, जो काम उन्होंने सोचा था, वो एक मटेरियलिस्टिक फॉर्मेशन लेने वाला। तो पहला प्रमोशन और दूसरा फॉर्मेशन करने के बाद उसका हमने एक लीगल वे में क्या कराया, रजिस्ट्रेशन। तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कि कोई भी हमने, ठीक है हमने बोला कि हमें कंपनी शुरू करेंगे, लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि कंपनी जब अपने अगर शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है तो कंपनी के पास मिनिमम इतने शेयर पब्लिक से सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। या फिर हमारा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइंस से कहती है कि कंपनी अगर पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है तो एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन कंपनी की एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि बिजनेस शुरू करने से पहले कंपनी के पास एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी मिल जानी चाहिए, और वो या तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस से मेंशन होती है, और अगर या फिर जो हमारे सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली ऑफर्ड शेयर का इशूड कैपिटल का 90% एटलीस्ट पब्लिक को सब्सक्राइब करना चाहिए। दैट इज अ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मिल जाती है तो उसके बाद कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये 4 स्टेप इसके हमारे रहते हैं। सबसे पहला प्रमोशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा कौन सा हो गया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो शेयर्स हैं वो 2 टाइप के थे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की भी 4 टाइप थी, और एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एक था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर, अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन करें तो वो 3 टाइप से होता है, अथॉराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। अथॉराइज्ड कैपिटल के 2 नाम और होते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। तो कंपनी अपने खोल ली, स्टार्ट कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पब्लिक से जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, या पब्लिक कंपनी के मैटर से बात कर रहे हैं। तो कंपनी अपनी लाइफ में पब्लिक से कितना पैसा मैक्सिमम रेज कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है, दैट इज कॉल्ड द अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल। और वो जो लॉ है वो हमें इस बात की परमिशन देता है कि एक कंपनी अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इतनी कैपिटल को पब्लिक से इकट्ठा करने के लिए एलिजिबल है, दैट इज कॉल्ड द अथॉराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, या उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर अगर कंपनी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमने तो 500 करोड़ की कैपिटल डिसाइड करी थी अथॉराइज, लेकिन कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है, तो ठीक है कंपनी लॉ से परमिशन लेके अपनी अथॉराइज कैपिटल को रिवाइज करवा सकती है। लेकिन बिना परमिशन लिए कंपनी की जो अथॉराइज कैपिटल है, जो लॉ ने डिसाइड करा उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दिस इज द कैपिटल विच कंपनी रेज और कलेक्ट फ्रॉम द पब्लिक इन इट्स लाइफ टाइम। लेकिन ये जो अथॉराइज कैपिटल डिसाइड होती है, ये हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को माइंड में रख के डिसाइड होती है। बट आज हमें उस पूरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बैंक से 50 लाख की ओडी लिमिट ले ली, लेकिन हमेशा हमें 50 लाख की ज़रूरत नहीं है, हमें आज सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए, लिमिट 50 लाख के लिए। तो आज हम बैंक से कितना ओवरड्राफ्ट करेंगे, 10 लाख रुपए का। क्यों? अगर पूरे 50 लाख रुपए निकाल लिए बैंक से तो इंटरेस्ट तो 50 लाख पे लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत हमें 10 लाख रुपए की है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमारी जो अथॉराइज कैपिटल है वो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को माइंड में रख के डिसाइड होती है। बट आज हम पब्लिक को उतने ही शेयर इशू करेंगे जितने पैसे की आज हम लोगों को जरूरत है, दैट इज कॉल्ड द इशूड शेयर्स कैपिटल। और जो शेयर्स हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पब्लिक उतने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करे, उतने शेयर हमसे खरीदे। तो पब्लिक उतने शेयर्स के लिए भी खरीद एप्लीकेशन दे सकती है,
उससे कम के लिए भी दे सकती है और उससे ज़्यादा के लिए भी दे सकती है। तो पब्लिक ने जितने शेयर्स हमारे सब्सक्राइब किए, खरीदे, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब कैपिटल। तो बच्चों 3 टाइप के कैपिटल हो गए। अथराइज, जो कंपनी अपनी लाइफ में पब्लिक को ऑफर कर सकती है, दैट इज अथराइज। इशूड, उसमें से जितने शेयर्स आज हमने पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए, दैट इज इशूड। और जो हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, अगर एप्लीकेशन उससे उतनी आई या उससे कम आई, दैट इज द सब्सक्राइब। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारी जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो सब्सक्राइब है वो इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल थी 1 लाख शेयर्स थे, 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ ईच, मतलब 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो गई। बट आज हमें सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो हमने 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पब्लिक को ऑफर किए, दैट इज ए इशू। और उस 50,000 में से पब्लिक ने 48,000 शेयर सब्सक्राइब किए, दैट इज सब्सक्राइब। तो हम हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी 48,000 शेयर्स की होगी। लेकिन आप कहेंगे सर, अगर हमने 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए और पब्लिक ने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या हम उनको 70,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जो इशूड है वो ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता, और हमारा जो सब्सक्राइब है वो इशू से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इवन अगर हमारे पास एप्लीकेशन इशूड से ज़्यादा आ भी जाती है, तो जो एक्सेस मनी हमारे को मिल जाएगी, उसकी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती है, आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे। या तो उस पैसे को वापस कर लेंगे या उसको रख लेंगे, और जो शेयर अलॉट करें उनके जो पैसे हमें आगे उनसे लेने हैं, उससे उसको एडजस्ट करके दिखाएंगे। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि इशूड अथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता, और हमारा जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा कि कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी को फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और कंपनी के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या था। कंपनी अपना पैसा शेयर्स के थ्रू जो इकट्ठा करती है, वो शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे हमने कहा इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस की हमने 4 टाइप करी। उसके बाद हमने सीखा कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसका क्लासिफिकेशन हमने कहा 3 टाइप से करते हैं, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब। तो ये जो आज हमने किया, ये सब इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको आज इसको सुनिए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।